नमस्कार, मेट्रो संगम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। दिल्ली वालों के लिए एक अच्छी खबर है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दिल्ली हाउसिंग योजना को मंजूरी दे दी है और करीब 26,000 मकानों की इस योजना से जुड़ी फाइलें पिछले कई महीनों से अटकी थी और आखिरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग ने दिल्ली हाउसिंग योजना से जुड़ी फाइलों को क्लियरेंस दे दी है। लिहाजा इस बात की आशंका बढ़ गई है कि आने वाले दिनों में इस योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को मकान जो है मुहैया कराने का लक्ष्य हासिल करने का रास्ता साफ हो गया है। पिछले कई महीनों से ये फाइलें अटकी थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग ने दिल्ली हाउसिंग योजना को मंजूरी दे दी। 26,000 इसके तहत मकान बनाने की योजना है। और यूपीएससी परीक्षा पैटर्न पर जारी संग्राम बढ़ता ही जा रहा है। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद न ही छात्र झुकने को तैयार है और न ही विपक्ष पीछे हटने को राजी है। नतीजा हर दिन हंगामा, हर दिन सरकार की फजीयत। और आज भी संसद में दिन खासा हंगामेदार रहा है। विपक्ष जवाब मांग रहा है लेकिन सरकार बचती नजर आ रही है, तो वहीं छात्रों को मिल रही है तारीख पर तारीख। यूपीएससी विवाद पर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। आज संसद के दोनों सदनों में जमकर शोर शराबा हुआ। केंद्र सरकार की तरफ से सदन में अरविंद वर्मा कमेटी की रिपोर्ट पेश होते ही विपक्ष हमलावर हो गया और जमकर नारेबाजी की। यही नहीं, लोकसभा में विपक्ष के सदस्यों ने पेपर फाड़े और उसके गोले बनाकर स्पीकर की तरफ फेंके। तो वहीं राज्यसभा में पूरे विपक्ष ने वॉकआउट किया। इससे पहले राज्यसभा में हंगामा इस कदर बढ़ा कि लंच से पहले ही सदन को 3 बार स्थगित करना पड़ा। विपक्ष सरकार से तय समय सीमा की मांग करता रहा। सदन में रिपोर्ट पेश करने के बाद पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि रिपोर्ट के अध्ययन के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। वहीं विपक्ष ने इस पर तुरंत फैसले की मांग की और सरकार को जमकर घेरा, लेकिन जितेंद्र सिंह बीच में छुट्टी पड़ने का हवाला देते रहे। अब हमारे पास रिपोर्ट उपलब्ध हो चुकी है। विषय संवेदनशील है, मत भिन्न भिन्न है। सरकार गंभीरता से इस पर अध्ययन भी करेगी, विचार भी करेगी। ये डीओपीटी के जो मिनिस्टर हैं उनने फ्लोर ऑफ द हाउस एश्योर किया था कि विदिन 7 डेज, वो कल खत्म हो गया। कल ही रिपोर्ट है। आज इंडियन एक्सप्रेस में आपने जो लेटर लिखा डीओपीटी ने, उसका आंसर जो दिया है यूपीएससी ने, वो आज साया हो गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम तो ईंट कर गए, आप कुछ बयान देंगे, कुछ प्रकाश डालेंगे इस मामले में। पूरे देश में जो बेचैनी है, क्यों इसको विस्तार कर रहे हैं? कांग्रेस ने सरकार पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया, तो वहीं बीएसपी ने आरोप लगाया कि युवाओं के वोट के सहारे सत्ता में आने वाली बीजेपी अब युवाओं पर ही अत्याचार कर रही है। साथ ही उन्होंने छात्रों पर किए गए केसों को भी वापस लेने की मांग की। माननीय जावड़ेकर जी ने ये कहा था कि हम शीघ्र ही इस संवेदनशील मसले का हल ढूंढ लेंगे। और जब हमने ये कहा कि कितनी देर में ढूंढेंगे, तो उसके बाद मंत्री जी ने ये कहा, उसके बाद आज मंत्री जी ने ये कहा कि हमारे को ईद की छुट्टी थी, शनिचर इतवार की छुट्टी थी। आपने ये कहा विजय, आपको जब वोट लेना था लाखों नवयुवकों का, तब आपको उनकी चिंता। आज वोट लेने के बाद आप उनके ऊपर लाठियां चलवा रहे हैं, डंडे चलवा रहे हैं। कम से कम लाठियां चलवाना तो बंद करिए। यूपीएससी मामले को लेकर जारी छात्रों के आंदोलन के बारे में बीजेपी प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि सरकार इस मामले को काफी गंभीरता से ले रही है और जल्द ही इसे सुलझा लिया जाएगा। कि जो बच्चों को तकलीफ है उसके विषय में प्रधानमंत्री स्वयं, गृह मंत्री स्वयं, उन लोगों ने बड़े जल्दी इसके ऊपर रिपोर्ट पे कार्रवाई करने को कहा और आज रिपोर्ट दी जा रही है। और उसके ऊपर रिपोर्ट आने के बाद उस पर जो निर्णय होएगा वो इतना ही कह सकता हूं कि अच्छा होएगा और बच्चों को संतुष्टि भी मिलेगी। अब तक सरकार कुछ भी तय नहीं कर पाई है, तो उधर विपक्ष ने भी मोर्चा खोल रखा है। लेकिन असल मुश्किल तो उन लाखों छात्रों की है जिनका भविष्य अधर में है। वहीं परीक्षा का दिन भी नजदीक आता जा रहा है, जिससे एक बार फिर छात्रों के सब्र का बांध टूटने लगा है। फिलहाल नजरें सरकार के फैसले पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आखिर ये क्या है सीसेट, और अगर ये 2011 से लागू है तो फिर अब ये हंगामा क्यों हो रहा है? आखिर सीसेट में ऐसा क्या है कि उससे हिंदी मीडियम के उम्मीदवारों को नुकसान हो रहा है? यूपीएससी ऐसा क्यों कर रही है? और ये सारा हंगामा देखकर ऐसे सवाल आपके मन में भी खड़े हो रहे होंगे। इस पूरे विवाद को समझने के लिए एक रिपोर्ट आपके लिए। हिंदी मीडियम छात्रों ने यहां हंगामा क्यों किया? दरअसल ये पूरी लड़ाई यूपीएससी के सीसेट पैटर्न को लेकर है। छात्र मांग कर रहे हैं कि सीसेट हटाकर पुरानी व्यवस्था लागू की जाए।
आखिर क्या है पुरानी व्यवस्था? भारत में सिविल सेवा की शुरुआत ब्रिटिश रॉयल पब्लिक सर्विस कमीशन के तौर पर 1882 में शुरू हुई। 1989 तक ये एग्जाम केवल अंग्रेजी में हुआ करते थे। 1989 में कोठारी कमीशन की सिफारिश पर यह एग्जाम हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं में होना शुरू हुआ। 2010 में यूपीएससी ने इस व्यवस्था के साथ सीसैट लागू किया कि अब अलग अलग विषयों की व्यवस्था खत्म कर सभी के लिए एक प्रारंभिक परीक्षा में एक जैसे ही सब्जेक्ट रहें। सीसैट के तहत ह्यूमैनिटिक्स के विषयों को खत्म कर अंग्रेजी कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिक, डिसीजन मेकिंग, मैथ्स, कम्युनिकेशन स्किल जैसे विषयों को शामिल किया गया। इन विषयों के शामिल होने से हिंदी मीडियम छात्रों की सफलता का परसेंटेज कम होने लगा। 2005 से 2010 के बीच जहां 40 से 45% हिंदी मीडियम के छात्र सफल होते थे, सीसैट लागू होते ही 2011 में वो 15% हुए, जिसमें हिंदी के केवल 26 उम्मीदवार थे। 2011 में इस सिस्टम के लागू होते ही हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स ने इसका विरोध किया कि ये सिस्टम केवल अंग्रेजी मीडियम के स्टूडेंट्स को फायदा पहुंचा रहा है। यूपीएससी ने इसकी समीक्षा के लिए निवगेकर समिति बनाई कि अंग्रेजी से किया जाने वाला अनुवाद बिल्कुल मशीनी होता है। सीसैट प्रणाली से इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को फायदा हो रहा है। सीसैट हिंदी व भारतीय भाषा माध्यम वालों का नुकसान कर रहा है। हिंदी भाषी छात्रों का चयन कम हो रहा है। लेकिन यूपीएससी ने अपनी ही कमेटियों की सिफारिशों को मानने से इनकार कर दिया। इस मामले को लेकर 2013 में दिल्ली हाईकोर्ट में एक पीआईएल दायर की गई। हाईकोर्ट ने 12 मार्च 2014 को अपने फैसले में मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय वर्मा कमेटी बनाई और वर्मा कमेटी से 1 महीने के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट बनाने को कहा। अब तक वर्मा कमेटी का कार्यकाल 3 बार बढ़ाया जा चुका है। छात्रों ने अपनी मांगों की अनदेखी देखते हुए मोदी सरकार के सामने अपनी मांग रखी और 15 जुलाई 2014 को कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने छात्रों को आश्वासन दिया कि जब तक इस पर कोई फैसला नहीं हो जाता, वो यूपीएससी से सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा स्थगित करने को कहेंगे। जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने भी बार बार कहा है कि ये देश हित की सरकार है और इन विद्यार्थियों के जो भी प्राथमिकताएं हैं, जो भी चिंताएं हैं, उसकी चिंता इनसे अधिक सरकार को है। लेकिन जब यूपीएससी की ओर से 24 अगस्त को होने वाले एग्जाम के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए तो हंगामा शुरू हो गया। विशाल पांडे, जी मीडिया, दिल्ली। उधर नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जहां प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में शुरुआती जांच का केस दर्ज किया है और निचली अदालत ने आरोपी पक्ष को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है, जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। लोकसभा चुनावों में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। नेशनल हेराल्ड के जिन को बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने जिंदा किया, जिसके बाद उनकी याचिका पर कांग्रेस आलाकमान को पटियाला हाउस कोर्ट ने तलब किया। सोनिया, राहुल समेत 6 आरोपियों को 7 अगस्त को अदालत में पेश होने का सम्मन मिला है। आरोपी पक्ष ने निचली अदालत के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जहां सुनवाई के बाद 4 अगस्त की अगली तारीख दी गई है। मामले में आयकर विभाग ने भी कांग्रेस को नोटिस जारी किया था। इस बीच प्रवर्तन निदेशालय ने मामले की शुरुआती जांच का केस दर्ज किया है। वहीं कांग्रेस ने ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक साजिश करार दिया है। सरकार राजनीतिक द्वेष के भावना से काम करेगी, जो कि अब बिल्कुल साफ और जाहिर हो गया है, तो उसका उचित राजनीतिक और कानूनी जो रिस्पांस है उनको मिलेगा। कई दूसरे दलों को भी इसमें सियासत की बू नजर आ रही है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी किसी भी मैटर में की जा सकती है और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का मकसद ये होता है कि उसमें ये जाना जाए कि क्या कोई गुनाह हुआ है। एफआईआर रजिस्टर करना और पीई इनिशिएट करना, इसमें काफी फर्क है। किसी के भी खिलाफ पीई की इंक्वायरी हो सकती है अगर ऐसा माना जाता है कि भाई कोई मटेरियल मिलने की आशंका है, तो उससे कोई बड़ी आशंका की बात नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी ने पूरे मामले में सियासत की बातों को सिरे से खारिज किया है।
जो विधायी कार्य जो न्यायिक कार्य है या न्यायपूर्ण विषय है उसे सरकार देखेगी और हम किसी का विच हंटिंग या किसी के प्रति कोई ऐसा दुर्भावना नहीं रखते हैं। सरकार आगे देखेगी, देश के लिए देखेगी और देश की जनता के लिए सोचेगी। इसे राजनीति कहें या प्रवर्तन निदेशालय की सामान्य कार्रवाई, इतना तय है कि अगर ईडी की शुरुआती जांच में आरोप सही पाए गए तो सोनिया और राहुल समेत कांग्रेस की भी मुश्किलें बढ़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हम आपको बताते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। नेशनल हेराल्ड अखबार के संस्थापक संपादक जवाहरलाल नेहरू थे और खराब आर्थिक हालात की वजह से यह अखबार बंद हो चुका है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कंपनी के खजाने में हेराफेरी का आरोप लगाया है। साल 2012 में कांग्रेस ने एसोसिएट जनरल को 90 करोड़ का कर्ज दिया था। स्वामी की दलील है कि नियमों के मुताबिक सियासी पार्टी ऐसा नहीं कर सकती है। एसोसिएट जनरल नेशनल हेराल्ड का प्रकाशक था और नेशनल हेराल्ड का अधिग्रहण यंग इंडिया नाम की कंपनी ने किया। इस कंपनी में सोनिया राहुल की 76% हिस्सेदारी है। और अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके पास रसूख है, तो फिर कितना भी कानून तोड़िए, पुलिस आपका माथा चूमती रहेगी। यही हुआ है कानपुर में, जहां अपनी पत्नी के कत्ल के आरोपी पीयूष पर एक पुलिस अधिकारी को इतना तरस आया कि जनाब ने उसका माथा चूम लिया। ये वही पीयूष है जिसके कानपुर में पेशी के दौरान वकीलों ने जमकर पिटाई की थी। कौन कहता है कि पुलिस वाले पत्थर दिल होते हैं और रिश्ते निभाना नहीं जानते? अगर आपको ये भ्रम है तो इन तस्वीरों को देखिए। यूपी पुलिस के अधिकारी की रहमदिली उस पर बरस रही है जो शख्स अपनी बीवी के कत्ल का आरोपी है, लेकिन इस सीओ साहब की सरेआम मोहब्बत को इसकी परवाह कहाँ। सुनिए जरा इनकी प्यार भरी नसीहत का अंदाज। आप बेटा कोई ऐसा गलत काम मत करना जिससे तुम्हारे माँ बाप, भाई, परिवार, रिश्तेदार सब अपना, ठीक है ना? राकेश भाई नहीं करोगे ना? राकेश भाई देखिए, आप बेटा कोई ऐसा गलत काम मत करना जिससे तुम्हारे माँ बाप, भाई, परिवार, रिश्तेदार सब अपना, ठीक है ना? राकेश भाई नहीं करोगे ना? राकेश भाई देखिए, आप बेटा कोई ऐसा गलत काम मत करना जिससे तुम्हारे माँ बाप, भाई, परिवार, रिश्तेदार सब अपना, ठीक है ना? दरअसल इस प्यार के पीछे है पीयूष और उसके खानदान का रसूख, जिसके आगे नतमस्तक होकर स्वरूप नगर के सीओ राकेश नायर कुछ यूं प्यार जता रहे हैं मानो कत्ल भी एक गलती थी जो बस हो गई। राकेश भाई नहीं करोगे ना? राकेश भाई देखिए, आप बेटा कोई ऐसा गलत काम मत करना जिससे तुम्हारे माँ बाप, भाई, परिवार, रिश्तेदार सब अपना, ठीक है ना? राकेश भाई नहीं करोगे ना? राकेश भाई देखिए, आप बेटा कोई ऐसा गलत काम मत करना जिससे तुम्हारे माँ बाप, भाई, परिवार, रिश्तेदार सब अपना, ठीक है ना? राकेश भाई नहीं करोगे ना? राकेश भाई देखिए, आप बेटा कोई ऐसा गलत काम मत करना जिससे तुम्हारे माँ बाप, भाई, परिवार, रिश्तेदार सब अपना, ठीक है ना? पुलिस वालों की मेहरबानी का नजारा तो देख लिया, अब जरा पीयूष साहब की जो खातिरदारी कानपुर के वकीलों ने की उसकी भी एक झलक देख ही लीजिए। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं, समझना मुश्किल नहीं कि इस करोड़पति कातिल को लेकर किसके दिल में क्या चल रहा है। बहरहाल अब जबकि एक पुलिस वाले के दिल में उमड़े प्यार की तस्वीरें सरेआम हो चुकी हैं, तो आनन फानन में बड़े अधिकारियों ने खाल बचाने के लिए जनाब को नाप दिया है। सभी लोग इस केस के प्रति इतने संवेदनशील हैं, ऐसे में इस केस में इतनी संवेदनहीनता और अपराधियों के लिए इतनी हमदर्दी किसी भी हालत में क्षम्य नहीं है और ये कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इसलिए इनको एसएसपी से बात करके इनको ये निर्देशित किया गया कि इनको तत्काल इस विवेचना से, इस थाने के सुपरविजन से और उस क्षेत्राधिकारी स्वरूप नगर के पद से तत्काल रूप से हटा करके एसएसपी ऑफिस से इनको अटैच कर दिया जाए। वैसे आपको बता दें कि ये पीयूष दरअसल है बड़ा कलाकार। शुरू में जब ज्योति का कत्ल हुआ था तो मीडिया के सामने यूं बुक्का फाड़ कर रो रहा था कि मानो पूरी दुनिया ही लुट गई। मुझे बस इंसाफ चाहिए। जिन लोगों ने मेरी बीवी के साथ ये किया उनको मार दो। मुझे इंसाफ दिला दीजिए आप लोग, प्लीज मुझे
इंसाफ दिला दीजिए। लेकिन जब हकीकत सामने आई तो रोना धोना खत्म। मार दिया उसको। किसने मारा बताओ? अवधेश और उसके 3-4 साथी ने। अवधेश किसका ड्राइवर है? हमारे घर के बगल में पहले गाड़ी चलाता था। कौन है तुम्हारे घर के बगल में कौन रहता है? उनके घर के बगल में साल भर पहले वो छोड़ चुका था। मासूम से दिखने वाले शख्स की मासूमियत के पीछे छिपा है एक शातिर दिमाग, जो शायद पुलिस वालों को नजर नहीं आता। ऊपर से पीयूष के खानदान के रसूख के आगे शायद बची खुची शर्म भी जाती रही है। अब इसे देखकर आपको माथा पीटना हो तो पीटिए, ये यूपी पुलिस है जिसने शायद ना सुधरने की कसम खा रखी है। ब्रजेश श्रीवास्तव, जी मीडिया, कानपुर। और राजस्थान के जयपुर में कोलकाता की रहने वाली एक लड़की से गैंगरेप की घटना सामने आई है। पीड़ित का आरोप है कि अजमेर जाते वक्त कुछ युवकों ने उसको अगवा कर उसके साथ रेप को अंजाम दिया और फिर लड़की को एक होटल के सामने फेंककर फरार हो गई। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और अन्य की तलाश में जुट गई है। पिंक सिटी जयपुर में सामने आई है दरिंदगी की वारदात, जहां कोलकाता की रहने वाली एक लड़की के साथ 8 युवकों ने गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। वारदात 31 जुलाई की रात की है, जब पीड़िता जियारत के लिए टैक्सी से अजमेर जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में बदमाशों ने टैक्सी चालक को बंधक बनाकर लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। जो अभी होटल से निकला 6-7 लड़का और खड़ा था। मैं टैक्सी में बैठ के थोड़ा दूर गया था, लड़का लोग पीछे से भागे। भागने के बाद थोड़ा आगे जाकर दोनों को पकड़ लिया था टैक्सी वाला और मेरा को। बदमाशों ने लड़की के गहने और नकदी भी लूट ली और फिर रात करीब 2:30 बजे लड़की को बदहवास हालत में होटल रॉयल प्लाजा के पास फेंक कर फरार हो गए। मेरा गला का चेन लिया, कान का लिया, हाथ का घड़ी ले लिया, मोबाइल भी ले लिया। कुछ नहीं दिया था मेरे को। मेरे साथ सब 4 आदमी लोग गलत काम किया और बाकी 6-7 लड़का मेरे को परेशान किया था। पीड़िता ने किसी तरह सदर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। महिला ने अपनी शिकायत में लिखा है कि वो अजमेर जियारत के लिए जा रही थी। जयपुर के एक निजी होटल में रुकी हुई थी। जब एक टैक्सी करने के लिए वो बाहर निकली तो 8 अज्ञात युवकों ने उसके साथ ले जाकर उसके साथ में सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। जयपुर में घटी इस वारदात ने एक बार फिर आधी आबादी की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पूरे मामलों को लेकर पुलिस अभी तक चुप्पी साधी हुई है और मामले की जांच में जुटी हुई है। कैमरा पर्सन देव के साथ आशुतोष शर्मा, जी मीडिया। और जनरल दलबीर सिंह सुहाग आज भारत के 26वें आर्मी चीफ बन गए और आर्मी चीफ बनने के बाद उन्होंने जो पहला सार्वजनिक बयान दिया है वो है पाकिस्तान को सीधी चेतावनी। उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान ने अगर कोई नापाक हरकत की तो पहले से भी करारा जवाब दिया जाएगा। Our response to any such act it will be intense and immediate. दलबीर सिंह सुहाग ने जैसे ही भारत के नए सेना प्रमुख का पद संभाला, पहली चुनौती पाकिस्तान को दी। जब पुंछ में 2 भारतीय सैनिकों की सिर कलम करने पर उनसे सवाल पूछा गया तो जनरल का सीधा जवाब था, Our response to any such act will be more than adequate in future. जनरल सुहाग ये बोलकर लौट ही रहे थे, लेकिन फिर वापस आए और जो कहा उसे पाकिस्तान को जरूर सुनना चाहिए। And it will be intense and immediate. जनरल सुहाग ने 2 शब्दों का इस्तेमाल किया, इंटेंस और इमीडिएट। इंटेंस का मतलब गंभीर, तीव्र और इमीडिएट का मतलब तेजी से, तुरंत, फौरन। यानी कि अब पाकिस्तान भारतीय सैनिकों के सिर कलम करने जैसी बर्बर हरकत करेगा तो उसे करारा जवाब मिलेगा और वो भी फौरन। Our response to any such act will be more than adequate in future. It will be intense and immediate. देश पाकिस्तान की इस हरकत को भूला नहीं है। जब 8 जनवरी 2012 को लांस नायक हेमराज और लांस नायक सुधाकर सिंह की हत्या के बाद पाकिस्तान उनका सर काटकर साथ ले गया था।
और भारत में एक ही आवाज उठी थी कि सिर का बदला सर होना चाहिए। मुझे तो बेटे को सिर चाहिए, जगह सर नहीं सब नहीं आवे वो मैंने देखो ना कुछ ना कभी ना सिर चाहिए मुझे तो। शायद यही वजह है कि पीएम मोदी और सेना के नए जनरल दलबीर सिंह सुहाग ने अपनी तैयारी भी उसी रास्ते पर शुरू कर दी है। My focus areas would be to enhance operation preparedness and the effectiveness of the Indian Army. तो अब साफ है कि 25 जुलाई 2014 को राजौरी के बालाकोट में घुसपैठ जैसी कोशिश करने की हिम्मत अब दुश्मन में नहीं होगी। 8 जुलाई 2014 को कठुआ में जैसे आतंकी घुस आए थे, अब ऐसा नहीं होगा। करगिल में विजय दिवस पर हुए आतंकी हमले की तरह घटनाएं सख्ती से रोकी जाएंगी और बार बार घुसपैठ करने वाले चीन को भी मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पुणे के मालिन गांव में शवों को मिलने का सिलसिला जारी है और अब तक 63 लाशों को निकाला जा चुका है। एनडीआरएफ के 360 जवान मलबा हटाने में लगे हैं और इस बीच शुक्रवार को मालिन में एक चमत्कार भी हुआ। दरअसल 3 महीने का बच्चा रुद्र अपनी मां और दादी के साथ जिंदा बचा लिया गया। रुद्र अपनी मां के सीने से लिपटा हुआ था। हादसे के बाद महाराष्ट्र सरकार ने मारे गए लोगों के परिवार को 5 लाख मुआवजा और घायल लोगों का फ्री में इलाज करने का आदेश दिया है। बिजली चमक गई और वो नीचे गिरा पत्थर, तो मैं बाहर बच्चों को लेकर बाहर भाग रही थी तो दीवार गिरी और मैं अटक गई। वहां पानी से दलदल बन गया है। धारा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है और सुप्रीम कोर्ट ने जेल से ही सुब्रत रॉय को प्रॉपर्टी बेचने की इजाजत दे दी है और इसके लिए बाकायदा कॉन्फ्रेंस रूम भी मिलेगा। 5 अगस्त से अगले 10 दिनों के लिए सुब्रत रॉय को तिहाड़ जेल में ही लैपटॉप और वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सुब्रत रॉय को तिहाड़ जेल में ही बाकायदा अलग से रूम भी दिया जाएगा और साथ ही सुब्रत रॉय को 3 लोगों का ये स्टाफ भी मिलेगा और ये स्टाफ सुब्रत रॉय के साथ सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक रहेगा। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।